राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक माँ की बड़ी दुख भरी कहानी, कलयुग का श्रवण कुमार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। दोनों में बहुत ही प्रेम था। पत्नी का नाम शांति और पति का नाम रघु था। दोनों में बहुत ही प्रेम था। दोनों ना तो ज्यादा अमीर थे और ना ज्यादा गरीब, और अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। रघु और शांति की कोई संतान नहीं थी। उनके पास हर खुशी होने के बावजूद भी एक खुशी की कमी रह गई थी। रघु एक वन में अभयारण्य के अंदर गाइड की नौकरी करता था, जहाँ वो अलग अलग जगह से आए हुए लोगों को अभयारण्य की सैर कराता था। अक्सर वह जो रघु अपने काम पर चला जाता था और शांति घर में अकेली रहती थी। वह घर के अकेलेपन को देखकर हमेशा अच्छा महसूस नहीं करती थी। उसे अकेलापन अच्छा नहीं लगता था। उसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अलग अलग अपने पसंद के कार्य करने शुरू कर दिए, लेकिन उससे भी उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। रघु जब शांति का यह अकेलापन महसूस करता तो तब वह उसका अकेलापन दूर करने के लिए हफ्ते में एक बार उसे अपने साथ जो घुमाने के लिए ले जाया करता था अभयारण्य में। लेकिन शांति का इससे कुछ हद तक मन संतुष्ट हो जाता था, लेकिन संतान नहीं होने के कारण शांति का मन हमेशा दुखी रहता। कैसे रहता भी कैसे नहीं, अगर घर में कोई बच्चा ना हो तो किसका मन नहीं करता उसे खिलाने के लिए, किसका मन नहीं करता अपने बच्चे को दुलारने के लिए, और संतान ना होने के कारण उसका दुखी रहना भी जायज था। आखिरकार वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कुछ सालों बाद शांति ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे के चेहरे पर जितनी मुस्कान थी उससे कहीं ज्यादा शीला और रघु के चेहरे पर खुशी छाई हुई थी। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उस घर में जहाँ पहले शांति और रघु के होने के बावजूद भी एक सन्नाटा सा छाया रहता था, उसने अब उस बच्चे की किलकारी का रूप ले लिया था। उस बच्चे की आवाज थी ही ऐसी कि शांति उसे कभी अपने से अलग नहीं करती थी। वह सारे दिन जब रघु घर पर नहीं होता था तो उसे खिलाती रहती थी, और शाम को जब रघु आता तो वह भी उस बच्चे को खिलाने लग जाता था। शांति और रघु ने अपने बच्चे का नाम श्रवण रखा था। जो श्रवण कुमार अपने माता पिता को 2 टोकरियों में बिठाकर सारे तीर्थों के दर्शन करवाता है। शांति और रघु के प्यार का ही असर था कि श्रवण हंसते हंसते आज 6 साल का हो गया था। रघु और शांति से श्रवण को स्कूल जाने की बात कह रहा था, क्योंकि श्रवण इतना समझदार हो गया था कि वह अपने आप ही लिख और पढ़ लेता था। लेकिन इतने पढ़ने से उसका कुछ नहीं होता। उसे जो ज्ञान मिलना था वह स्कूल से ही मिलना था। रघु शांति से कहता है, शांति आज तुम श्रवण को तैयार करो, मैं उसका दाखिला करवाने स्कूल जा रहा हूँ। शांति रघु की बात सुनकर उदास हो जाती है और उदासी के साथ कहती है, ए जी आप श्रवण को इतनी जल्दी स्कूल क्यों भेज रहे हो? 1 साल और ठहर जाइए ना। रघु अब सोच में पड़ जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसको शांति की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। रघु मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा 1 साल और? तुम जानती हो ना शांति, हमारा श्रवण कितना बड़ा हो गया है, उसे अब स्कूल में पढ़ने जाना ही पड़ेगा। शांति कहती है, ए जी श्रवण अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो अपनी माँ से दूर रह सके। जहाँ तक बात पढ़ाने की है तो उसे मैं घर पर ही पढ़ा सकती हूँ, फिर उसे स्कूल भेजने की क्या जरूरत है? रघु चिढ़ते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रही हो शांति? मुझे भी पता है तुम इसे घर में पढ़ा सकती हो, लेकिन जब यह बाहर निकलेगा नहीं तो कुछ सीखेगा कैसे और अपने सपनों को कैसे साकार करेगा? अगर ये स्कूल जाएगा तो बहुत कुछ सीखेगा जो यह घर पर नहीं सीख सकता। शांति बार बार रघु को मना कर रही थी, लेकिन रघु था कि उसकी एक नहीं सुनता और बोला, माँ होती ही ऐसी है, वो अपने बच्चे को कभी खुद से अलग नहीं रख पाती।
माँ को हमेशा यह लगता है वह अपने बच्चे को पढ़ाकर इतना काबिल बना सकती है कि उसे समाज में किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अपने पति की जिद के आगे शांति को हार माननी पड़ी, क्योंकि वो भी श्रवण को एक सफल आदमी के रूप में देखना चाहती थी। आखिरकार शांति रघु की बात मान लेती है और वो श्रवण को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाती है और रघु श्रवण को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिला देता है। इस तरह अब श्रवण स्कूल जाने लग गया और वो कब स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेता है पता ही नहीं चलता, मानो कल की ही बात थी। श्रवण पहली बार स्कूल गया था और आज वो अपनी पढ़ाई पूरा कर चुका था। श्रवण पढ़ाई स्कूल की पूरी करने के साथ साथ अब 19 साल का युवा लड़का बन गया था। वो अब आगे की पढ़ाई के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी जाने का ख्याल करता है, क्योंकि उसे उसके सहपाठियों ने यह कह दिया था कि बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाती है और नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए श्रवण अपनी माँ और पिता से अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने की जिद करता है। श्रवण अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। शांति कहती है, जरूरी बात कहनी है, क्या बात है बेटा? श्रवण कहता, वो माँ मुझे ना डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई करनी है। तो शांति बीच में ही बोल पड़ती है, वाह मेरे बेटे को डॉक्टर बनना है, यह तो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा कर लेना पढ़ाई, हमने कहाँ रोका है तुम्हें, हम तो चाहते हैं कि तुम एक दिन बहुत बड़े डॉक्टर बनो। श्रवण कुछ हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ माँ, पर मैं जानता हूँ आप मुझे पढ़ाई के लिए नहीं रोकोगी। पर माँ, इतना कहते ही श्रवण चुप हो जाता है। तो शांति कहती है, तो पर क्या बेटा? श्रवण कहता, वो माँ मुझे ना आगे की पढ़ाई के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना होगा, जो यहाँ मौजूद नहीं है, वो पूरे दूसरे शहर में है। मैंने पिताजी से तो पूछ लिया है, लेकिन उन्होंने कहा है तुम्हें तुम्हारी माँ से पूछना चाहिए कि वो क्या चाहती है। माँ, पिताजी तो मान गए हैं, पर आपकी आज्ञा चाहिए थी। शांति श्रवण की बात सुनकर उदास हो जाती है और कहती है, बेटा तुझे वहाँ पढ़ाई करने के लिए जाना जरूरी है क्या? क्या तू यहाँ पर रहकर पढ़ाई नहीं कर सकता? शांति की ये बात सुनकर श्रवण इतना तो समझ गया था कि उसकी माँ उसे दूसरे शहर पढ़ाई करने के लिए मुश्किल ही भेजने वाली है, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ को मनाते हुए नरम लहजे के साथ कहता है, माँ क्या आप नहीं चाहती आपका बेटा बड़ा होकर एक अच्छा डॉक्टर बने? शांति श्रवण की तरफ नम वाली आंखों से देखते हुए कहती है, कुछ नहीं, चुप हो जाती है। श्रवण अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, वैसे भी माँ कुछ ही सालों की बात है, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ जाऊंगा। तो शांति कहती है, वो बेटा तेरा वहां पर ख्याल कौन रखेगा? श्रवण शांति के सवाल का जवाब देते हुए कहता, माँ मैं अभी इतना बड़ा हो चुका हूँ कि अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, तो फिर आपको तकलीफ लेने की क्या जरूरत है? शांति कहीं ना कहीं श्रवण को लेकर ही चिंता करे जा रही थी, करती भी कैसे नहीं, आखिर वो उसकी माँ जो थी। एक माँ ही तो होती है जो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहती है और साथ ही अपने बच्चे के प्रति ज्यादा प्यार होने के कारण उसे अपने से अलग भी नहीं कर पाती। ऐसा ही आज शांति के साथ हो रहा था। वो एक तरफ तो श्रवण का भविष्य देख रही थी, दूसरी तरफ उसके प्रति अपना प्यार। आखिरकार एक माँ को अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य को लेकर अपने प्यार के सामने झुकना पड़ता है। और शांति श्रवण की तरफ देखते हुए कहती है, ठीक है बेटा तुम चले जाना, लेकिन वहां जाकर अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। श्रवण मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है माँ, मैं अच्छी तरह से अपना ख्याल रखूंगा और जमकर पढ़ाई करूंगा। इतना कहते ही शांति श्रवण को अपने गले लगा लेती है। श्रवण अपने पिता से कहता है, पिताजी आप ना कल मेरा एडमिशन करवा देना मेडिकल कॉलेज में। तो रघु कहता है, क्यों नहीं बेटा, कल ही जाकर मैं तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा दूंगा। और 2 दिन बाद श्रवण अपने कमरे में अपने बैग में अपने कपड़े और जरूरत का सामान जो पैक कर रहा था और अपनी किताबों के साथ अपने सफर में काम आने वाली चीजें भी साथ में ले लेता है। तभी कमरे में उसकी माँ आ जाती है और श्रवण को कहती है, बेटा अपनी जरूरत का सामान ले लिया तुमने? श्रवण कहता है, हाँ माँ, मैंने अपनी जरूरत का सामान ले लिया। वैसे माँ पिताजी कहाँ हैं? दिखे नहीं है सुबह से। शांति कहते, दिखेंगे कैसे बेटा,
वो तुम्हारी ट्रेन की टिकट बुक करवाने के लिए गए हैं, आते ही होंगे। शांति और श्रवण बात ही कर रहे थे, तभी कमरे में रघु आ जाता है और आते ही कहता है, तो तैयारी हो गई यहाँ से जाने की? श्रवण कहता है, हाँ पिताजी हो गई। रघु अपने हाथ आगे करते हुए कहता है, ये लो बेटा तुम्हारी ट्रेन की टिकट, आज दोपहर की ट्रेन है शहर जाने की, तुम तैयार रहना। श्रवण कहता है, ठीक है पिताजी, अब मुझे आप दोनों आशीर्वाद दीजिए कि मैं डॉक्टर बनकर ही वापस आऊं। इतना कहते श्रवण अपने माता पिता के चरण छूता है। तो रघु और शांति कहते हैं, बेटा भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे, तुम हर विषय में पास हो और भविष्य में तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हों। आयुष्मान भव बेटा। और हम भी चाहते हैं बेटा कि तुम भी एक सफल डॉक्टर बनकर वापस आओ। इतना कहकर श्रवण अपने माता पिता से जो विदा लेता है और स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में बैठ जाता है। कुछ ही मिनटों में ट्रेन शहर की ओर रवाना हो जाती है और वह पढ़ाई करने के लिए श्रवण बड़ी यूनिवर्सिटी चला जाता है। श्रवण ट्रेन में बैठकर दूसरे शहर चला गया। ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है। श्रवण ट्रेन में बैठा बैठा खुद ही कहता है, चलो आखिर आ ही गया स्टेशन, अब मुझे जल्द से जल्द इस ट्रेन से उतरकर स्टेशन पर जाना होगा, नहीं तो ये ट्रेन फिर से चल पड़ेगी। इतना कहते श्रवण अपने सामान को अपने हाथ में पकड़ता है और ट्रेन से बाहर निकलने लग जाता है। जैसे ही वह ट्रेन से नीचे उतरता है तो उसके सामने एक 60 वर्षीय बुजुर्ग आदमी आकर खड़ा हो जाता है और उस आदमी ने कुली के कपड़े पहन रखे थे, जिससे पता चलता है कि वो स्टेशन पर कुली का काम करता है। वो आदमी श्रवण की तरफ देखते हुए कहता है, लाइए बाबूजी, आपका सामान मुझे दे दीजिए, मैं आपके सामान को आगे तक ले चलता हूँ। श्रवण मना करता हुआ कहता है, नहीं नहीं, रहने दीजिए, इस उम्र में आपको ये भारी सामान जो उठाना शोभा नहीं देता, मैं इसे अपने आप उठा लूंगा। वो आदमी कहता है, बेटा आज पहली बार थोड़ी उठा रहा हूँ, सामान ही है, मुझे तो 15 साल हो गए हैं लोगों का सामान उठाते उठाते, यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, लाइए मुझे सामान दीजिए। श्रवण उस आदमी को बार बार सामान न उठाने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी श्रवण की एक नहीं मानता हुआ और आखिरकार श्रवण भी उसकी बात मान लेता है। श्रवण कहता है, ठीक है चलिए, एक काम कीजिए, आप ये छोटा वाला बैग उठा लीजिए और बड़ा वाला मैं उठा लेता हूँ। वो आदमी कहता है, बाबूजी आप क्यों तकलीफ करते हो, मैं उठा लूंगा ये दोनों बैग। श्रवण कहता है, मैंने कहा ना, आप एक बैग उठा लीजिए। और वो आदमी कहता है, पर बाबूजी, पर वर कुछ नहीं। श्रवण कहता है, मैंने आपकी एक बात मानी थी, अब आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। इतना कहते ही वह आदमी श्रवण के जो सामान का छोटा बैग होता है उसे उठाता है और अपने सिर पर रख लेता है। श्रवण भी दूसरा बैग अपने कंधों पर रख लेता है और दोनों स्टेशन से बाहर निकलने लग जाते हैं। श्रवण चलते चलते उस आदमी से कहता है, वैसे आपका नाम क्या है? वो आदमी कहता है, बाबूजी मेरा नाम तो रामू है। श्रवण कहता है, तो रामू काका, आप यहाँ इस उम्र में काम कर रहे हैं, क्या आपके परिवार में कोई बेटा बेटी नहीं है जो आप यहाँ आकर इतना मुश्किल जो बोझ उठा रहे हैं? तब रामू कहता है कि बेटा बेटी तो नहीं है, पर बाबूजी एक बेटा था। श्रवण बीच में ही बोल पड़ा, बेटा था, इसका मतलब अब नहीं है क्या? तब वह कुली कहता, नहीं बाबूजी, बेटा तो अभी भी है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहता। श्रवण हैरानी के साथ रामू काका की ओर देखते हुए कहता है, क्या कहा, बेटा साथ नहीं रहता, पर क्यों? रामू कहता है, उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया बेटा। तब श्रवण कहता है, लेकिन काका, उसने आपको घर से बाहर क्यों निकाल दिया? तब रामू काका कहता है, बाबूजी इसलिए कि मैं और मेरी बीवी उसे अब बोझ लगने लगे थे। वो कहता था कि आप दोनों तो बस घर बैठकर खर्च करते हैं, कमाते तो हैं नहीं, मैं अकेला कितनों को संभालूंगा। इसलिए रोज रोज के झगड़े से तंग आकर उसने हम दोनों को बाहर निकाल दिए और मैं भी कहाँ जाता, भीख मांगने से तो अच्छा है बाबूजी, मुझे कुली का काम अच्छा लगा, कम से कम कमाई का पैसा तो मिलता है। श्रवण कुछ गुस्से के साथ कहता है, पता नहीं ये आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप बोझ लगने लगते हैं, अभी इन्हें कौन समझाए। श्रवण और रामू काका बात करते करते स्टेशन से बाहर निकल आते हैं। रामू एक ऑटो में श्रवण का सामान रखने लग जाता है। श्रवण रामू से कहता है, काका सुनिए।
तो रामू कहता, हाँ बोलिए बाबूजी। श्रवण अपनी जेब से 500 का नोट निकालते हुए कहता है, ये लीजिए काका, आपकी कमाई। तो रामू काका कहते हैं, बाबू आपके सामान लाने के 50 रुपए हुए ना कि 500। लगता है आप बातों बातों में भूल गए, आपको 50 का नोट देना था, ना कि 500 का। श्रवण कहता है, काका मैं कुछ नहीं भूला हूँ, ये पैसे आपके ही हैं, आप इसे रखिए। इस वक्त मुझे नहीं, आपको पैसे की ज्यादा जरूरत है, रख लीजिए काका। रामू श्रवण को बार बार मना करता रहा, लेकिन श्रवण नहीं माना। तो वो पैसे रामू के हाथ में जो थमाते हुए कहता है, अगर आप ये पैसे रखोगे काका तो आज आपको कुछ काम करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ आपको इस उम्र में काम करना सही नहीं है, इसलिए आपको कुछ कम काम करना पड़ेगा। इतना कहते श्रवण ऑटो में बैठ जाता है और श्रवण रामू काका से विदा लेते हुए कहता है, ठीक है काका, चलता हूँ अब। रामू काका कहते हैं, अरे बाबू जाते जाते अपना नाम तो बता दीजिए। श्रवण कहता है, काका मेरा नाम श्रवण है। इतना कहते श्रवण वहां से निकल जाता है और रामू काका वहीं खड़ा रह जाता है और सोचता है, इनके माँ बाप ने सही नाम रखा है श्रवण, वास्तव में ऐसा बेटा भगवान सभी को दो। श्रवण आदर्श कॉलोनी पहुंच जाता है और उसी कॉलोनी में एक कमरा जो उसने यहाँ आने से पहले बुक किया था वहां चला जाता है। श्रवण पूरे दिन के सफर से थक गया था, इसलिए वो आज आराम करने की सोचता है और बेड पर जाकर सो जाता है। अगली सुबह श्रवण नहा धोकर कॉलेज निकल जाता है। श्रवण कुछ दिन तक तो किसी से कुछ बात नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे जब वो औरों के साथ घुल मिल जाता है तो कॉलेज के कई लोग उसके दोस्त बन जाते हैं। श्रवण दिन रात बस अपनी डॉक्टर की पढ़ाई में लगा रहता है और आखिरकार उसकी मेहनत का परिणाम था कि 6 साल में ही उसने डिग्री हासिल कर ली थी और वह एक डॉक्टर बन गया था। श्रवण जब यह बात अपने माता पिता को बताता है तो वे फूले नहीं समाते और अपने बेटे को ढेर सारी बधाइयां देते हैं। उसके दोस्त भी यह बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। आखिरकार श्रवण अपने घर चला जाता है और संयोग से श्रवण को अपने पास के एक शहर के बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर की जगह काम मिल जाता है। श्रवण के घर आज ढेर सारी खुशियां आ गई थी। दोपहर का समय था। शांति और रघु आपस में बातें कर रहे थे। दोनों इस तरीके से बातें कर रहे थे कि कोई गंभीर मसला है। शांति रघु से कहती, सुनिए जी, क्या श्रवण इस बात के लिए राजी हो जाएगा? रघु कहता, होगा क्यों नहीं राजी, आखिर यह उसकी जिंदगी का जो सवाल है। शांति कुछ घबराते हुए कहती है, अभी तो उसे डॉक्टर की नौकरी मिली है और अभी से आप श्रवण को इस बारे में बात करने के लिए राजी कर रहे हैं, क्या वो इस बात के लिए मानेगा? रघु कहता है, शांति तुम चिंता मत करो, श्रवण अभी घर पर आएगा तभी पूछ लूंगा इस बारे में। तो शांति कहती है, ठीक है, आने दीजिए श्रवण को। इतना कहते ही रघु और शीला बात ही कर रहे थे कि तभी श्रवण आ जाता है और आते ही रघु से कहता है, क्या काम है पिताजी, आप मुझसे किस जरूरी काम पर बात करना चाहते हैं? तो रघु कहता है, आओ बेटा आओ, हम दोनों तुम्हारे ही बारे में बातें कर रहे थे, कब तुम आओगे और कब हम तुमसे इस विषय में पूछेंगे, आखिर ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। श्रवण मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा, जिंदगी का सवाल, पर क्या? रघु अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए हामी भरते हुए कहता, हाँ बेटा, तुम्हारी शादी करनी है और ये तुम्हारी जिंदगी का ही सवाल हुआ ना। श्रवण जैसे यह बात रघु के मुंह से सुनता है तो हैरान रह जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके पिताजी उससे ऐसी बात करेंगे। श्रवण हैरानी के साथ कहता है, शादी करनी है, पर इतनी जल्दी क्यों पिताजी? रघु कहता है, जल्दी कहाँ है बेटा, अब तुम डॉक्टर भी बन गए हो और तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। श्रवण कहता है, इतनी जल्दबाजी किस बात की पिताजी, अभी अभी तो मैं डॉक्टर बना हूँ, आप 2-3 साल ठहर जाइए, फिर करते हैं आराम से शादी। रघु श्रवण की बात सुनकर मायूस हो जाता है और मायूसी के साथ कहता, अरे बेटा, मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ बल्कि तुम्हारी माँ के लिए कर रहा हूँ। तुम तो जानते हो तुम्हारी माँ से अब ज्यादा घर का काम नहीं होता और अगर घर में बहू आएगी तो तुम्हारी माँ का हाथ बट जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें शादी करने के लिए कह रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी बेटा। शांति कहती है, देखो बेटा श्रवण, हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, फैसला तुम्हारे हाथों में, आखिर तुम्हारी मर्जी है में ही जो हमारी मर्जी है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। श्रवण चुपचाप खड़ा रहता है, कुछ नहीं कहता, और कहता भी कैसे, आखिरकार लड़कों का जीवन होता ही ऐसे है। वो जब अपनी जिंदगी का थोड़ा बहुत जो कमाने की को लगते हैं तो जिम्मेदारी उन्हें अपने नीचे दबा लेती है।
लड़के अपने कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी और सुख लेकर जो चलते हैं, और आज उसके माता पिता की खुशी उसके फैसले पर जो टिकी थी। वो जानता था कि अगर आज उसने फैसला नहीं लिया तो उसके माता पिता की खुशी एक पल में गायब हो जाएगी। और हमेशा की तरह लड़के अपने दिल पर पत्थर रखकर फैसला ले लेते हैं। उसी तरह आज श्रवण ने भी एक फैसला लिया जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता था। श्रवण एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, ठीक है पिताजी, शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। श्रवण की यह बात सुनकर रघु और शांति बहुत खुश होते हैं और खुशी के साथ कहते हैं, हमें तुमसे यही आशा थी बेटा। और इतना कहते ही रघु अपनी पत्नी से कहता है, तो ठीक है शांति, मैं हमारे श्रवण के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढने निकल जाता हूँ, कहीं ना कहीं तो हमारे होने वाली बहू मिलेगी। इतना कहते ही रघु हंसने लग जाता है। रघु हंसते हंसते ही कमरे से बाहर निकल जाता है। और कुछ दिन बाद शांति और श्रवण हॉल में बैठे हुए थे, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। श्रवण जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि उसके पिता रघु खड़े थे। रघु जैसे ही श्रवण को देखता है तो उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है, कैसे हो श्रवण बेटा? श्रवण कहता है, ठीक हूँ पिताजी, आप कैसे हैं? रघु कहता है, बेटा एकदम मस्त। इतना कहते ही रघु अंदर आने लग जाता है और हॉल में लगे सोफे पर आकर बैठ जाता है। शांति कहती है, कैसे हैं आप? रघु कहता है, ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? शांति कहती है, मैं तो एकदम ठीक हूँ। इतना कहते ही रघु अपने बैग से मिठाई का डिब्बा निकालते हुए उसमें से एक लड्डू निकालता है और अपनी पत्नी शांति को खिलाते हुए कहता है, बधाई हो शांति, हमारे बेटे का रिश्ता मिल गया है। शांति लड्डू खाते ही कहती है, क्या क्या कहा आपने? हमारे श्रवण का रिश्ता मिल गया, पर कहाँ? रघु शांति के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वही अपने पास के ही शहर, जो के पास में एक बड़ा सा शहर है ना, कांची के पास, मधुपुरी, वहीं पर रिश्ता मिला है। शांति कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। रघु श्रवण की तरफ देखते हुए कहता, लो बेटा तुम भी मिठाई खाओ, आखिरकार एक अच्छे और संस्कारी घर में जो रिश्ता मिला है। रघु अपने बैग में हाथ डालते हुए एक फोटो बाहर निकालता है और शांति को दिखाते हुए कहता, देखो हमारी होने वाली बहू कितनी सुंदर है ना? शांति कहती है, बहुत सुंदर है, किसी की नजर ना लग जाए। शांति उस फोटो को श्रवण को देते हुए कहती है, तुम बताओ श्रवण बेटा, कैसी है लड़की? इतना कहते ही शांति लड़की की फोटो श्रवण को दे देती है। श्रवण उस फोटो को देखते ही जो मोहित हो जाता है और उसकी उस फोटो पर से नजर ही नहीं हटती है। शांति बार बार श्रवण से कहती है कि बताओ बेटा कैसी है, लेकिन श्रवण को कुछ जवाब नहीं सूझ रहा था, वो तो बस फोटो को ही देखते रहता है। आखिर में शांति खड़ी होकर श्रवण के पास आती है और कहती है, अब इस फोटो को ही देखते रहेगा या बताओगे भी कैसी है? श्रवण हड़बड़ाहट में ही कहता है, माँ बहुत अच्छी है। शांति कहते, तो रिश्ता पक्का समझे? श्रवण हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ माँ, रिश्ता पक्का कर दीजिए। इतना कहते ही शांति और रघु जो कहते हैं, तो आप लड़की वालों को फोन कर दीजिए। शांति कहती है रघु से, और हमें रिश्ता मंजूर है। रघु कहता है, मैं रिश्ता पक्का करके ही आया हूँ, मुझे पता है मेरे बेटे की एक ही पसंद है। इतने ही कहते ही रघु हंसने लगता है। श्रवण कहता है, पिताजी इस लड़की का नाम क्या है? तो रघु कहता है, इसका नाम नीलू है। कुछ दिनों बाद श्रवण और नीलू की शादी हो जाती है। रघु अपने इकलौते बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करता है। आखिरकार शादी संपन्न हो जाती है और लोग कहते हैं कि शादी के कुछ महीने तक तो ठीक चलने लगता है, लेकिन उसके बाद दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसी ही दिक्कतें अब श्रवण के परिवार में भी आनी शुरू हो गई थी। एक दिन श्रवण अपने काम से बाहर गया था, तभी रघु की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगी। शांति जब रघु की ऐसी हालत देखती है तो घबरा जाती है और घबराते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है आपको? और आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए, आपका इलाज करवाना है। इतना कहते ही शांति रघु को एम्बुलेंस में बिठाकर पास के अस्पताल में ले जाती है। जब वो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जा रही थी तो शांति श्रवण को फोन करके हॉस्पिटल ही बुला लेती है। रघु को हॉस्पिटल पहुंचते ही इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। रघु को लाए हुए 1 घंटा ही हुआ था कि तभी हॉस्पिटल में श्रवण पहुंच जाता है। श्रवण हड़बड़ाहट में अपनी माँ से कहता, माँ क्या हो गया पिताजी को? शांति भी ना में सिर हिलाते हुए कहती है, बेटा पता नहीं तेरे पिता को क्या हो गया है, वो अचानक से खून की उल्टियां करने लगे, इसलिए मैं घबरा गई थी। मैं नहीं चाहती कि इनकी तबीयत और बिगड़े, इसलिए मैं पहले हॉस्पिटल लेकर आ गई।
रघु को जिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था उसी हॉस्पिटल में श्रवण डॉक्टर की नौकरी करता था। इसलिए आते ही सबसे पहले वो इमरजेंसी वार्ड में जाता है जहां उसके पिता को लाया गया था। श्रवण को इमरजेंसी वार्ड में गए हुए 1 घंटा हो गया था। 1 घंटे बाद जब वो बाहर आता है तो उसकी माँ आते ही श्रवण से पूछती है, क्या हुआ बेटा तेरे पिताजी को, अब वो कैसे हैं? तो श्रवण उदासी के साथ कहता है, माँ पिताजी अभी ठीक हैं, आराम कर रहे हैं। शांति कहती है, पर क्या बेटा? तो श्रवण कहता है, माँ पिताजी को कैंसर की बीमारी है, इसलिए आज उन्हें खून की उल्टियां आई थी। शांति हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा, कैंसर की बीमारी है? लेकिन उन्हें ये बीमारी कब हुई? श्रवण कहता, माँ वो तो पिताजी को ही पता है कि उन्हें ये बीमारी कब हुई, लेकिन ये उनकी आखिरी स्टेज है, इसके बाद तो शायद ही वो बच पाएंगे। शांति रोते हुए कहती है, नहीं नहीं ऐसा मत कह बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है, कह दे बेटा। श्रवण नरम लहजे के साथ कहता, माँ ये झूठ नहीं है, पिताजी को कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, उन्हें कैंसर है। ये वो बीमारी है जिससे शायद ही आज तक कोई बच पाया हो। दुनिया में 2-3% लोग ही ऐसे हैं जो इस बीमारी से बच जाते हैं, बाकी सब इससे लड़ते लड़ते मर जाते हैं। शांति जब यह बात सुनती है तो उसे श्रवण की बात पर एक पल के लिए भी भरोसा नहीं होता, लेकिन आखिरकार उसे मानना ही पड़ता है कि रघु जिस बीमारी से जूझ रहा है वो कोई साधारण बीमारी नहीं है, बल्कि वो दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है। आखिरकार उसे भी श्रवण की बात कही हुई कहीं ना कहीं सच लगने लगती है, इसलिए वो कुछ नहीं कहती है, बस रोती रहती है। श्रवण अपनी माँ को कहता है, माँ पिताजी को अब कुछ दिन यहीं पर भर्ती रखना पड़ेगा, आप उन्हें यह मत बताना कि उन्हें कैंसर है, नहीं तो इसके बारे में सोच सोच कर वो ज़्यादा टेंशन लेंगे, इसलिए आप उनसे कुछ मत बताइएगा माँ। और शांति कहती है, कुछ नहीं कहती है, बस हाँ में सिर हिला देती है। श्रवण कहता, आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं पिताजी को जरूर ठीक कर दूंगा, बस आप मुझ पर विश्वास रखना। रघु को अब आईसीयू में आराम करने के लिए लाया जाता है। शांति जब उसके पास जाती है तो उसके आंसू उसकी आंखों में से थमने का नाम नहीं लेते। वो बस रघु की ऐसी हालत देखकर रोई जा रही थी। रोती भी कैसे नहीं, आखिर वो उसकी पत्नी जो थी। एक पत्नी पति पत्नी हमेशा दूसरे के सुख दुख के साथ निभाने वाले होते हैं, एक दूसरे के दुख सुख के भागीदार होते हैं, लेकिन आज उसका ये साथी कमजोर पड़ रहा था, जिसके कारण उसका दुख कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहा था। शांति रो रही थी, तभी रघु को होश आ जाता है और वो होश में आते ही दर्द भरी आवाज में कहता है, शांति। शांति झट से अपने आंसू पोंछती और कहती है, हाँ जी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं ना, क्या चाहिए आपको? तो रघु दर्द भरी आवाज में कहता है, शांति श्रवण कहाँ है, दिखाई नहीं दिया। तो शांति कहती है, वो अभी अभी यहाँ से गया है आपकी दवाई लेने को, वो कह रहा था कि दूसरे शहर जा रहा हूँ माँ दवाई लेने, पिताजी की दवाइयाँ लाने मुझे दूसरे शहर जाना पड़ेगा, इसलिए आप जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक पिताजी का ध्यान रखना। रघु कहता, अच्छा दूसरे शहर गया है श्रवण, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा तब बात कर लूंगा उससे। तो शांति रघु को कहती है, आप आराम कीजिए, जब आपको छुट्टी मिल जाएगी तब आराम से बात करते रहना, श्रवण क्या कहीं भागा जा रहा है। और धीरे धीरे 5 दिन बीत जाते हैं। 5 दिन बाद रघु को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। श्रवण उसे अपने साथ घर ले आता है। घर पहुंचकर श्रवण अपने पिता को उनके कमरे में आराम करने के लिए बिस्तर पर सुला देता है और बाहर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने पिताजी को दवाइयाँ लाकर दे दी हैं, अगर वो दवाइयाँ 3 महीने लगातार दी जाएंगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, इसलिए आप उन्हें समय से दवाइयाँ देते रहना। शांति कहती है, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी को दवाइयाँ समय से देती रहूंगी, तुम इसकी चिंता मत करना बेटा। श्रवण कहता, माँ ये दवाइयाँ बहुत ही महंगी हैं, इसलिए आप सही ढंग से पिताजी को दवाइयाँ देना, नहीं तो पैसा बेकार चला जाएगा और पिताजी की हालत में भी सुधार नहीं होगा। शांति कहती है, ठीक है बेटा, मैं सही तरीके से दवाई दूंगी। और ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और रघु की हालत ठीक होने के बजाय दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। शुरुआत में तो श्रवण को अपने पिता की दवाई का खर्चा ज्यादा नहीं लगा, लेकिन बाद में अगले महीने उसकी तनख्वाह के पैसे ऐसे खर्च होते जैसे सूखे रेगिस्तान में पानी। उसे पता ही नहीं चलता था कि कब उसकी तनख्वाह मिलती है और कब उसका पैसा खर्च भी हो जाता है। अकेले उसके पिता की दवाई पर उसकी तनख्वाह का आधा पैसा खर्च हो जाता था। श्रवण अब चिड़चिड़ा रहने लगा।
क्योंकि अब उसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी, जिस कारण उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। क्योंकि पहले उसका पिता उसके साथ कमाता था, जिस कारण उसे घर के खर्च का कोई अंदाजा नहीं था। उसका पिता रघु बीमार होने के बाद से ही कमाने की जगह खर्च करने पर आ गया था। इतनी सारी मुसीबतों में श्रवण बुरी तरह फंस चुका था। उसके पास निकलने का अब कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वो एक दिन एक ऐसा फैसला करता है कि उसके माता पिता का जीवन पूरी तरह से जिस पर बदलने वाला था। श्रवण के चेहरे पर अब उदासी हर समय छाई रहती थी, जिस कारण उसका पूरा दिन खराब हो जाता था। वो हॉस्पिटल जाता मुंह लटकाए और वापस भी आता मुंह लटकाए हुए। उसके चेहरे पर एक अलग सा गुस्सा छाया रहता था। वो अब घर पर छोटी छोटी बातों पर लड़ता रहता था। जिस पत्नी के साथ वो शाम को घर पर आकर अच्छी अच्छी बातें किया करता था, हाँ अब झगड़े शुरू हो गए थे। और होते भी क्यों नहीं, जब आदमी के पास कुछ नहीं होता है और कुछ होने के बाद भी अधूरापन लगता है, तो वो उन सारी बातों को भूल जाता है जो उसकी जिंदगी के हसीन पल थे। आज श्रवण को भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो घर की समस्याओं से इस प्रकार उलझ गया था कि उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। श्रवण और नीलू के बीच अब इतनी दूरियां बढ़ने लगी थी कि वो अक्सर उनके बीच झगड़े होने लगते। श्रवण इन सब से छुटकारा पाने के लिए शराब का सहारा लेता, जिस कारण उसे कुछ पल के लिए शांति मिल जाती, लेकिन उसके बाद वही मुसीबत सामने दिखाई देती। एक दिन श्रवण जब काम पर से वापस घर आता तो वो सबसे पहले अपने पिताजी के पास जाता था। वो देखता था कि उसके पिताजी की हालत में सुधार है कि नहीं, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल जाता था और अपने कमरे में आ जाता था। जब वो अपने कमरे में आता तो देखता कि कमरे में नीलू बेड पर बैठी प्लास्टिक के फूलों की माला तैयार कर रही थी। नीलू जैसे ही श्रवण को अंदर आते हुए देखती है तो कहती है, आ गए आप? तो श्रवण कहता, हाँ आ गया। नीलू मुंह बनाते हुए कहती है, कैसा रहा आज का दिन, या रोजाना की तरह टेंशन में निकाल दिया आपने? श्रवण को उखड़े हुए लहजे में कहता, हाँ टेंशन में ही निकला, और वैसे भी तुम्हें पूछकर क्या करना है, क्या तुम मेरी टेंशन खत्म कर दोगी? नीलू गुस्से के साथ कहती है, मैं आपकी पत्नी हूँ तो क्या मैं ये भी नहीं पूछ सकती कि आपका दिन कैसे गया? और जहाँ तक बात टेंशन की खत्म करने की है, तो एक पत्नी हमेशा अपने पति को सही राय देती है और मैं भी आपकी पत्नी होने के नाते सही राय दूंगी। श्रवण कहता है, अच्छा तो तुम मुझे सही राय दोगी तो बताओ फिर घर के खर्चा कैसे मैनेज करूं मैं? नीलू कहती है, देखिए आपकी और मेरी इस बात पर बहुत बहस हो चुकी है और मैं बार बार आपको एक ही बात कहती आई हूँ और आज भी कह देती हूँ, आप अपने पिताजी की दवाइयों का खर्चा कम कर दीजिए, फिर देखिए अपने आप सही हो जाएगा। श्रवण गुस्से के साथ कहता, तुम पागल तो नहीं हो गई हो नीलू? तुम्हें जरा भी अंदाजा है क्या? अगर पिताजी की दवाइयां बंद कर दी तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो नीलू? नीलू भी गुस्से के साथ कहती है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे घर के हालात साफ साफ नजर आ रहे हैं और आपको भी इसी में फायदा है आपका। आप भी घर के हालातों को नजरअंदाज ना करें, जल्द से जल्द कोई फैसला लें। श्रवण नीलम की यह बात सुनकर ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से गुस्से में कहता, नीलू तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, बस अपने काम से काम रखो, समझी? नीलू चिढ़ते हुए कहती है, क्या कहा आपने? मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ? मैं आपको कुछ नहीं सिखा रही हूँ, बल्कि आपको असलियत से रूबरू करा रही हूँ, सच्चाई दिखा रही हूँ, जिसे आप देखना पसंद नहीं करते कि क्या चल रहा है इस घर में। मत भूलिए कि आपके पिताजी की दवाई पर इस घर की आधी आमदनी खर्च हो जाती है, जिस कारण हमें छोटी छोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आप मुझे ही कह रहे हैं कि मैं आपको सिखा रही हूँ। श्रवण मुंह बनाते हुए कहता है, देखो नीलू, पिताजी की दवाइयों पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो रहा, बल्कि घर का खर्च बढ़ता जा रहा है। श्रवण ने इतना ही कहा था कि नीलू बीच में ही बोल पड़ी और कहती है, क्या कहा आपने? आपके पिता पर खर्च ज्यादा नहीं बल्कि घर का खर्च बढ़ रहा है? तो एक बात बताइए आप मुझे, आप अपने पिताजी की दवाई कहाँ से लाते हैं? श्रवण कहता, नीलू के सवाल का कोई जवाब तो नहीं देता और कहता, बेंगलोर से। तुम्हें क्या करना है इस बारे में जानकर? नीलू कहती है, और कितने पैसे लगता है दवाई की खरीदने में और यहाँ आने में? तो श्रवण का कुछ जवाब नहीं देता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। उसे ऐसा देखकर लग रहा था कि उसके पास इस सवाल का जवाब होने के बावजूद भी वो देना नहीं चाहता। नीलू कहती है, बोलिए जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, चुप क्यों हो गए आप? श्रवण चुप ही खड़ा रहता और अपनी नजरें नीचे झुका लेता है।
नीलू अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, मेरे इस सवाल का जवाब आपकी इस चुप्पी ने दे दिया और आप भी जान गए होंगे इस घर में आखिर खर्चे का असली कारण कौन है। श्रवण नीलू की बात सुनकर इतना तो समझ ही गया था कि नीलू जो बोल रही है बिल्कुल सच है। इसलिए वो नीलू की बात काटते हुए बोला, नीलू तुम घर की सारी परेशानियों का दोषी मेरे पिता को मत बनाओ, समझी। नीलू कहती है, मैं किसे दोषी बना रही हूँ, मैं वही तो कह रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं कह रही, जो सच है बस वो आपको दिखा रही हूँ, जिसे आप इतने दिनों से झुठलाते आ रहे हैं। आपको ये मानना ही होगा, आपके पिताजी अब ठीक नहीं होने वाले, क्योंकि वो अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। वो ज्यादा दिन तक बचने वाले नहीं हैं। जब ऐसी बात श्रवण नीलू के मुंह से सुनता है तो वह आग बबूला हो जाता है और गुस्से में कहता है, बस करो नीलू, बहुत हो, सुन ली मैंने तुम्हारी बकबक, अब इससे आगे एक लफ्ज और नहीं। मैंने सोचा था तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम मेरे पिता को अपना पिता मानोगी, लेकिन तुमने तो उन्हें एकदम से पराया कर दिया। नीलू जब श्रवण का यह रुद्र रूप देखती है तो घबरा जाती है और बस श्रवण को देखती रह जाती है। वो जानती थी अगर इससे आगे अगर कुछ कहा तो मामला और बढ़ सकता है, इसलिए नीलू को चुप रहने में ही भलाई लगी और दोनों के बीच चुप्पी छा गई। तो नीलू चुपचाप बेड पर जाकर सो जाती है और श्रवण भी उस बेड पर जाकर सो जाता है। श्रवण घर की बालकनी में बैठा हुआ सोच रहा था कि वो अपने पिता की दवाई कैसे बंद कर दे और उसे अपनी पत्नी की बात माननी चाहिए या नहीं। यही बार बार सोचकर श्रवण परेशान हुए जा रहा था। श्रवण शराब की आधी से ज्यादा बोतल पी गया था, लेकिन वो अभी भी ये फैसला नहीं कर पाया उसे क्या करना चाहिए। इसलिए वो मन ही मन सोचता है, अगर नीलू का कहना सही है तो घर के बुरे हालातों का जिम्मेदार कोई और नहीं, मेरे पिता की दवाई का खर्चा है। मुझे किसी तरह बस दवाई का खर्चा कम करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे। अगर मैंने दवाई कम कर दी तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी और ऐसा कभी नहीं चाहूंगा मैं, पर समझ नहीं आ रहा क्या करूं। श्रवण ने जब शराब की बोतल आधी से ज्यादा खाली कर दी तो और उसे पूरी पी गया और सिगरेट के नए पैकेट को खोलकर उसे एक सिगरेट निकाला और जलाकर उसके कस खींचने लगा। श्रवण सिगरेट पीता रहता था और मन ही मन उस वाक्य को सोचने लग जाता जब उसके और नीलू के बीच एक दिन इस बात के लिए काफी कहासुनी भी हुई थी। श्रवण सोचते सोचते उस पल में चला गया जब श्रवण से नीलू का इस बात पर झगड़ा करती थी, लेकिन श्रवण अपनी जिद पे अड़ा था कि वो अपने पिता को इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। नीलू कहते, देखिए आप ये जिद छोड़ क्यों नहीं देते हैं कि आपके पिता अब ठीक नहीं होने वाले और बेकार में उन पर इतना खर्चा कर रहे हैं। श्रवण गुस्से के साथ कहता, नीलू तुम क्या बक रही हो, तुम ऐसे सोच सकती हो। नीलू को यह सोचता है और नीलू को पलट कर वह जवाब देती हुई कहती है, देखिए मैं ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है उनकी हालत में कोई सुधार नहीं होगा और दिन पर दिन उनकी हालत खराब होती जा रही है और मुझे नहीं लगता कि वो अब बच पाएंगे। श्रवण जैसे ही यह बात नीलू के मुंह से सुनता है उसे बहुत तेज गुस्सा आने लगा। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया। श्रवण तेज आवाज में कहता, नीलू अपना मुंह बंद रखो, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए इसके आगे एक और लफ्ज भी नहीं। नीलू जब श्रवण का ये गुस्सा देखती है तो घबरा जाती है, जैसे उसे श्रवण के इस रवैये से डर लग रहा हो। इसलिए वो बिना बोले चुपचाप खड़ी रहती है और कुछ नहीं कहती। श्रवण और नीलू के बीच एक गहरी खामोशी पसर जाती है। जब काफी देर के बाद उन दोनों में कोई नहीं बोलता तो श्रवण शांत लहजे के साथ कहता है, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। नीलू कुछ नहीं कहती, बस श्रवण को देखती रहती है। वो कहती भी कैसे, क्योंकि आज उसकी आवाज उसके पति ने जो दबा ली थी। उसे लग रहा था जो श्रवण उसे पहले कितना प्यार करता था आज उस पर गुस्सा करने से भी नहीं कतराया। इतना कहते ही श्रवण उस कमरे से बाहर निकल गया और अपने काम पर चला गया। श्रवण यह सब बातें करते उस पल से बाहर आ जाता है और उस वक्त वो घर की बालकनी में बैठा शराब पी रहा था। वो सिगरेट जो उसने कुछ वक्त पहले ही सुलगाई थी वो भी बुझ गई थी। श्रवण उस सिगरेट को फिर से जलाता है और 2-3 कस में पूरी पी जाता है। श्रवण खुद से कहता, मुझे लगता है नीलू बिल्कुल सही कह रही है, मुझे पिताजी की दवाई बंद करनी होगी। अगर मैंने बंद नहीं की तो एक दिन मैं सड़क पर आ जाऊंगा। पिताजी की दवाई बहुत महंगी है, मैंने उनकी दवाई के लिए बैंक से लोन भी ले रखा है। अगर मैंने वो लोन भी नहीं भरा तो पता नहीं बैंक वाले मेरे साथ क्या करेंगे। श्रवण इतना सोचकर कहता, मुझे
माँ को जाकर सब कुछ बताना होगा। हाँ, यही सही होगा। इतना कहते ही श्रवण कुर्सी पर से खड़ा होता है और उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लग जाता है जहाँ उसकी माँ उसके पिता की देखभाल कर रही थी। श्रवण जैसे ही कमरे के अंदर जाता है तो देखता है उसकी माँ उसके पिता रघु के पास बैठी हुई थी। जैसे ही हर पत्नी को अपने पति के बीमार होने का ख्याल रखती हैं, ऐसे उसकी माँ भी रख रही थी। वो उनकी हर छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखती थी और इस वक्त शांति जी वही कर रही थी। वह एक अच्छी पत्नी की तरह रघु का ख्याल रख रही थी। शांति रघु के पास बैठी हुई थी, तभी कमरे में श्रवण आ गया और शांति का इस तरफ रघु पर ध्यान था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि उसके कमरे में कोई आया है। श्रवण शांति के पास जाकर कहता, माँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। शांति श्रवण की बात सुनकर कहती है, आ गए श्रवण बेटा, कैसे आना हुआ बेटा? श्रवण कहता, माँ मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। शांति जब श्रवण की बात सुनती है तो समझ जाती है श्रवण ने शराब पी रखी है। तो उसे ये भी पता था कि ये आज उसका पहला दिन नहीं है जब श्रवण ने शराब पी रखी थी। उसने तो उस दिन शराब पीना शुरू कर दिया था जब से उसके पिता बीमार हुआ था। उसकी टेंशन बढ़ गई थी। अक्सर जब शांति श्रवण से मिलती थी तो उसे पता ही चल जाता था कि श्रवण ने शराब पी रखी है। आखिर पता भी कैसे नहीं चलता, वो उसकी माँ जो थी। एक माँ को अपने बेटे के बारे में बिना बताए सब कुछ पता चल जाता है। शांति को भी यह पता चल गया था कि श्रवण शराब क्यों पीता था। उसे पता था कि रघु के बीमार होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी श्रवण के ऊपर जो आ गई है, इसलिए शांति श्रवण को शराब के लिए कुछ नहीं कहती थी। शांति श्रवण की तरफ देखते हुए कहती है, बोल बेटा, क्या बात करनी थी मुझसे? श्रवण कुछ उखड़े हुए लहजे में कहता, माँ वो आप तो जानती हैं, पिताजी जब से बीमार हुए हैं तब से घर की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। घर का सारा खर्चा मुझे उठाना पड़ता है। शांति बीच में बोल पड़ी, वो तो मुझे पता है बेटा कि तुमने कितनी मुश्किलों से इस घर को संभाल रखा है, तो इसमें कहने वाली क्या बात है? श्रवण अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, वो माँ मैं ये कह रहा था, पिताजी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है और मुझे नहीं लगता ये दवाइयाँ इन पर असर भी कर रही हैं। तो मेरा मानना है पिताजी की दवाइयाँ अब हमें बंद कर देनी चाहिए। शांति जैसे ही श्रवण के मुंह से सुनती है तो वह हैरान रह जाती है और हैरानी के साथ कहती है, ये तू क्या बोल रहा है बेटा? श्रवण कहता, माँ मैं सही कह रहा हूँ, पिताजी की हालत सही होने के बजाय खराब होते जा रही है और ऊपर से इनकी दवाइयों का इतना महंगा खर्च है कि ये सब एक साथ नहीं संभाल सकता हूँ मैं, इसलिए मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। शांति बहुत ही नरम लहजे के साथ कहती है, बेटा अगर तू सोच समझकर फैसला लेता तो तू कभी ऐसा नहीं कहता। तू भूल गया क्या, वो तेरे पिता हैं, कम से कम पहले उनकी हालत तो देख। अगर वो आज किसी आस के साथ जी रहे हैं तो वो तू है। उन्हें लगता है एक दिन तो उनको जरूर ठीक कर देगा, इसलिए वो जी रहे हैं। श्रवण अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, माँ मैं जानता हूँ तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम जानती हो ना कि क्या मैं तो क्या दुनिया का कोई भी डॉक्टर पिताजी को कैंसर जैसी बीमारी से ठीक नहीं कर सकता। अगर उनको कोई ठीक कर सकता है तो वो है भगवान। शांति देवी बहुत मायूस हो जाती हैं और मायूसी के साथ कहती हैं, हाँ बेटा तेरा कहना सही है, लेकिन भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनों की मदद करते हैं। लेकिन तू अपनों से मुंह मोड़ रहा है। देख आज तू भी अपने पिता से मुंह मोड़ रहा है, इसलिए भगवान उनकी मदद नहीं करते जो अपनों से मुंह मोड़ लेते हैं। श्रवण अपनी माँ की बात सुनकर इतना तो समझ गया था कि उसकी माँ इस फैसले के खिलाफ है, वो इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं होगी। लेकिन श्रवण फिर एक बार नरम लहजे के साथ अपनी माँ को मनाते हुए कहता, माँ मैं जानता हूँ कि तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं पिताजी को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ पिताजी का अब आखिरी वक्त आ गया है और वो अब ज़्यादा दिन जीने वाले नहीं हैं। आप तो देख ही रही हैं, जिस दिन से पिताजी बीमार हुए हैं तभी से उनकी हालत ठीक होने के बजाय बिगड़ती जा रही है। मैं ये चाहता हूँ कि हमें अब उनकी दवाइयों पर और ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें पिताजी को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। शांति देवी अपने बेटे की बातें सुनती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती हैं, बेटा मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रही हूँ बेटा, तू तेरे पिता को इस तरह मरने की हालत में मत छोड़, नहीं तो वो क्या सोचेंगे। श्रवण को उखड़े हुए लहजे में कहता है, माँ पिताजी को जो भी सोचना सोचने दीजिए, लेकिन मैं अब उनको और दवाइयाँ नहीं दिला सकता।
मैं थक गया हूँ माँ इन खर्चों को पूरा करते करते। मैंने इनकी दवाई के खर्चे को पूरा करने के लिए बैंक से लोन तक ले लिया है, लेकिन इनकी हालत में सुधार ही नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँ माँ? लेकिन बस अब बहुत हो गया, मुझे जितना करना था मैं पहले ही कर चुका हूँ। शांति देवी श्रवण को एकटक देखने लग जाती हैं और गुस्से के साथ कहती है, बेटा तू बहुत बड़ा डॉक्टर है ना, तो तू तो बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देता है, तो क्या तेरे पिताजी की बीमारी को ठीक नहीं कर सकता तू? श्रवण को अपनी माँ की जिद देखकर गुस्सा आने लगा और वो गुस्से में पलट कर जवाब देता है, हाँ माँ मैं ठीक कर सकता हूँ उन बीमारियों को, क्योंकि उनका इलाज है, लेकिन मैं इनकी इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। मैं तो क्या कोई भी डॉक्टर इन्हें ठीक नहीं कर सकता। शांति श्रवण पर जो भिन्नाते हुए कहती है, तो तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ कहना। श्रवण कहता है, यही कि मैं अब पिताजी की दवाइयाँ बंद कर रहा हूँ, अब मैं उनका और खर्चा नहीं उठा सकता हूँ। शांति जब श्रवण की यह बात सुनती है तो उसकी आंखें जो थोड़ी देर पहले ही नम थी उनमें और ज्यादा आंसू बहने लग जाते हैं। उन आंखों से बड़ी बड़ी आंसुओं की बूंदें उनकी आंखों से झलक कर नीचे गिर पड़ती हैं। शांति रोते हुए नरम लहजे में कहती है, तू ऐसा मत कर बेटा, वो तेरे पिता हैं, तू उन्हें इस हालत में मत छोड़, नहीं तो वो मर जाएंगे। इतना कहते शांति रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है और आंसू बहाने लगती है। श्रवण भी कड़वाहट भरे लहजे में कहता है, मर जाते हैं तो मरने दो ना माँ, वैसे भी ये बचने वाले नहीं हैं, इनकी उम्र जो हो गई है और जिनकी उम्र हो जाती है वो जीते नहीं बल्कि मरते हैं। शांति जब यह बात श्रवण के मुंह से सुनती है तो हैरान रह जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसका बेटा श्रवण खड़ा था। वो श्रवण जो बचपन से ही कहता था कि माँ से बड़ा होकर एक दिन मैं बड़ा डॉक्टर बनूंगा और आपको और पिताजी को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। माँ, पिताजी आपकी हर बीमारी का इलाज मैं करूंगा, आपको कभी बीमार नहीं होने दूंगा। वो श्रवण आज अपने पिता के बारे में ऐसा कह रहा था। यह सुनकर जो शांति फूट फूट कर रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया था। श्रवण अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, माँ, पिताजी अब बचने वाले नहीं हैं, आप भी ये जिद छोड़ दीजिए कि ये कभी ठीक होंगे। इतना कहते ही श्रवण बिना कुछ बोले ही कमरे से बाहर निकल जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। शांति वहीं पर बैठी रोती रहती है। वो श्रवण की कही गई बातों को याद करती रहती है, जिससे उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। लेते भी कैसे? जिसे आप खुद से ज्यादा प्यार करते हो वो आपका दिल दुखा जाए तो किसकी आंखों में आंसू नहीं निकलते। और आज शांति जिस बेटे को हद से ज्यादा प्यार करती थी उसने ही उसका दिल दुखाया था। वो करती भी क्या, वो भगवान तो थी नहीं कि एक पल में सब कुछ ठीक कर दे, लेकिन वो बस श्रवण की बातों को याद करके रो सकती थी। शांति रो रही थी तभी रघु की दर्द भरी आवाज आई, शांति। जैसे ही यह बात शांति सुनती है वो घबरा जाती है और घबराते हुए अपने आंसू पहुंचती है और वहां से खड़ी होकर रघु के पास आकर बैठ जाती है और हड़बड़ाहट के साथ कहती है, क्या हुआ जी, आपको कुछ चाहिए क्या? रघु दर्द भरी आवाज में कहता है, शांति तुम रो रही हो? तो शांति हिचकिचाते हुए कहती है, मैं कहाँ रो रही थी, आपको वहम हुआ होगा। रघु मायूस होकर कहता है, अच्छा तो श्रवण किस लिए आया था? तो शांति रघु से नजर फेरते हुए कहती है, वो श्रवण क्या, वो आपकी तबीयत देखने आया था, वो देख रहा था कि आपकी तबीयत कैसी है। रघु दर्द भरी आवाज में कहता, तबीयत देखने आया था या दवाइयां बंद करवाने? शांति जब यह बात रघु के मुंह से सुनती है तो उसे पता चल जाता है रघु उसके और श्रवण के बीच की हुई सब बातों को सुन रहा था। उसे सब बातें पता चल गई, लेकिन फिर भी वो बात को घुमाते हुए कहती है, श्रवण नशे में था जी, इसलिए वो ऐसा बोल रहा था, आप उसकी बात पर भरोसा मत कीजिए, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। रघु शांति को एकटक देखते हुए कहता है, शांत लहजे में बिल्कुल, तुम्हें पता है शांति, इस दुनिया में कोई भी आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन नशा एक ऐसी चीज है जो उस सच को बाहर निकाल देता है। आखिरकार श्रवण का सच जो इतने दिनों से वो दिल के अंदर दबाए बैठा था वो बाहर निकलना ही था। शांति कुछ नहीं बोलती, बस रघु को एकटक नजरों से देखती रहती है। रघु अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, वैसे श्रवण सही तो कह रहा था शांति, इस बीमार शरीर को दवाइयां देने से क्या फायदा, एक ना एक दिन तो मुझको इस शरीर का साथ छोड़ना ही पड़ेगा। शांति रोते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है जी, वो नशे में था इसलिए ऐसी बातें कर रहा था। रघु कहता है, शांति, लोग अक्सर
होश में सच नहीं बोल पाते, लेकिन नशे में बोल जाते हैं। तुम कैसे कह सकती हो कि सरवन झूठ बोल रहा था?